और उस आर्बिट्रेशन को का प्रोसेस एक फॉर्म किया जिसकी कुल गवाही अगर हुकूमत ने कुछ पैसे निकालने होते तो वो हाफ बेक्ड रिपोर्ट होनी थी, जिससे पक्की पक्की आईपीपीज की छुट्टी हो जानी थी। और कुछ आईपीपीज को बैठ के देखा था, रिकॉर्ड के मुताबिक उसका हीट फोरेंसिक ऑडिट नहीं हुआ था। प्राइवेटाइजेशन के लिए इस्लामाबाद की कंपनी, गुजरांवाला, फैसलाबाद, लाहौर और मुल्तान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मुझे अली वकार कहते हैं। और आपको ये पता है कि पाकिस्तान में किसी चीज़ की नाअहली को छुपाना हो या अपनी कारकर्दगी पर पर्दा डालना हो तो इल्ज़ाम दूसरों के सर लगा दिया जाता है। और ये कहना बहुत ही आसान होता है कि हमने ये काम नहीं किया, दूसरे ने ये काम किया जिसका खमियाजा आज हमें भुगतना पड़ रहा है। ऐसा ही कुछ बयान जो है वो पाकिस्तान के वज़ीर तवानाई इस वक्त जो अवैस लगारी साहब हैं, मुस्लिम लीग नून से उनका ताल्लुक है। और उन्होंने एक हालिया जो ब्रीफिंग हुई है सेनेट की कमेटी में, उसमें ये जो आईपीपीज का मसला है, महंगी बिजली खरीदने का जो मसला है, कैपेसिटी चार्जेस का जो मसला है, जिसके मुआहदे पीपल्स पार्टी के दौर में हुए या मुस्लिम लीग नून के दौर में ये मुआहदे हुए। गो कि जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी तो उसमें मुतअद्दिद जो आईपीपीज हैं उनके मुआहदों पर नजरसानी की गई, यानी उनको एक्सटेंशन दी गई। उस वक्त भी इन आईपीपीज का मसला जो है वो सुलझाया नहीं गया था, जिसका खमियाजा आज हम भुगत रहे हैं, अवाम भुगत रहे हैं महंगी बिजली की सूरत में। वजीर तवानाई अवैस लगारी साहब, उन्होंने जो सेनेट की कमेटी है उसको ब्रीफिंग देते हुए एक दफ़ा फिर इल्ज़ाम आयद किया है कि ये तमाम जो मुआहदे किए गए हैं इसका खमियाजा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर में होने वाले जो मुआहदों पर नजरसानी की गई उसकी वजह से आज अवाम भुगत रहे हैं। अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आईपीपीज के मुआहदों को तोसी ना देती अपने मफाद की वजह से, क्योंकि उसमें उनका गालिबन ये भी कहना था कि उनके अपने बहुत सारे लोग उस वक्त हुकूमत में शामिल थे जिनके आईपीपीज उस वक्त मौजूद थे, उनको तोसी दी गई और उनके रेट्स जो हैं उसको बढ़ाया गया। इसके अलावा और भी बहुत सारी उन्होंने बातें की हैं। उन्होंने ये भी बताया है कि जब ये आईपीपीज के मुआहदे हुए थे उस वक्त डॉलर का रेट 100 रुपये था और इंटरेस्ट रेट भी कम था, लेकिन उस वक्त कोई भी मुकामी सरमायाकार भी पाकिस्तान में पैसे लगाने को तैयार नहीं था। लेकिन फिर चीन आया और चीन ने आकर पाकिस्तान में एनर्जी के सेक्टर में सरमायाकारी की और पाकिस्तान को ये जो तवानाई के बहरान का सामना करना पड़ा था इससे अपनी जान छुड़ाई। तो ये जो तमाम बातें हैं वजीर तवानाई साहब ने कही हैं, ये अब उनकी जुबानी सुनते हैं। आगे जो वीडियो में आपको उनकी दिखाता हूं, जो ब्रीफिंग उन्होंने मुकम्मल सेनेट की जो कमेटी है उसमें दी है और उन्होंने किन किन जवाब को बनाते हुए कहा है कि हमें आईपीपीज से कैसे छुटकारा हासिल करना है। तो उसके लिए ये मुकम्मल वीडियो आप उनकी देखें और उसके बाद आप ये फैसला करें कि क्या जो मौक़िफ़ उन्होंने अपनाया है वो हकीकत के करीब है या सिर्फ अपनी नाअहली छुपाने के लिए वफाकी वजीर साहब इल्ज़ाम किसी और जमात या किसी और हुकूमत पर डालकर बरीउज़्ज़िम्मा होने की कोशिश कर रहे हैं। तो मुकम्मल वीडियो देखिएगा, उसके बाद कमेंट सेक्शन में आप लाजमी बताइएगा कि जो वजीर साहब ने कहा है वो किस हद तक दुरुस्त है। फोरेंसिक रिपोर्ट शायद मोहम्मद अली साहब ने जो अब हमारे SAPM में बहुत अच्छा उन्होंने काम किया था, उन्होंने एक प्रिलिमिनरी काम किया था। ये प्लीज़ मीडिया नोट फरमाए इस बात को, आपकी भी रिकॉर्ड के लिए है। उन्होंने प्रिलिमिनरी काम किया था और कुछ आईपीपीज को बैठ के देखा था, रिकॉर्ड के मुताबिक उसका हीट फोरेंसिक ऑडिट नहीं हुआ था। उसमें कहा गया था, इस शिबली साहब की इंफॉर्मेशन के लिए भी है, उसमें कहा गया था रिपोर्ट में दैट दिस नीड्स फर्दर प्रोब एंड इन्वेस्टिगेशन एंड अ फुल फ्लेज्ड ऑडिट ऑफ दिस एंटायर मैटर्स शुड बी कंडक्टेड। उस हाफ उन्होंने खुद ऑथर तस्लीम करा है कि मैं अभी इस नतीजे पे पूरा नहीं पहुंच सका, इसकी फर्दर इन्वेस्टिगेशन की जरूरत है। उस वक्त की हुकूमत वक्त ने, किसी ने उनको गलत, मैं नीयत के ऊपर किसी की शक नहीं कर रहा, किसी ने गलत उनको गाइड किया होगा। उन्होंने इस रिपोर्ट की बेसिस के ऊपर जो आईपीपीज के साथ उस वक्त नेगोशिएशन हो रही थी, मास्टर एग्रीमेंट्स वगैरह, उसके अंदर काबीना में ले गए और काबीना ने एक और आर्बिट्रेशन का प्लेटफॉर्म क्रिएट कर दिया, जिसकी वजह से उसकी मजीद तहकीकात रुक गई। और उस आर्बिट्रेशन को का प्रोसेस एक फॉर्म किया जिसकी कुल गवाही अगर हुकूमत ने कुछ पैसे निकालने होते तो वो हाफ बेक्ड रिपोर्ट होनी थी, जिससे पक्की पक्की आईपीपीज की छुट्टी हो जानी थी।
शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि आज तक वो प्रोसेस हुआ नहीं है और हमारे पास आज स्पेस है प्रॉपर ऑडिट और हर चीज़ की तहकीक करने की। तो मैं समझता हूँ कि कभी जल्दी में जब आप इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन के अंदर अपना इख्तियार ख़त्म करके और पूरा ऑडिट किए बगैर हाफ बेक्ड इंफॉर्मेशन के साथ चल पड़ते हैं तो उसमें आवाम का बल्कि जो पहले नुकसान हुआ था उससे भी ज़्यादा नुकसान हो जाता है। तो हम आपको अश्योर कर रहे हैं सर, और इसका मैं फ्लेवर आपको क्या कर रहे हैं वो इन कैमरा भी दे दूंगा, लेकिन हम आपको अश्योर कर रहे हैं जो IPPs के ऊपर पूरी हर एंगल से जनरेशन में कहीं 5 रुपए भी निकल सके ना, 5 रुपए भी निकाल के लोगों को रिलीफ देंगे और प्राइम मिनिस्टर की ये इंस्ट्रक्शंस हैं सर। आपको बात बताऊं, कीमत आपने बात की, अब उस पर आ जाता हूँ। इस वक्त पावर मिनिस्ट्री फायर फाइटिंग कर रही है हाई प्राइसेस की वजह से। ये हाई प्राइसेस हैं क्यों? आप गलत प्लानिंग कहें, जो कुछ कहें, इसका जो न्यूमेरिकल जो डेटा है, न्यूमेरिकल डेटा वो ये सजेस्ट करता है कि जो आपने 15 से 18 के बीच में और उसके बाद जो पावर प्लांट्स लगे हैं वो लगे हैं फॉरेन इन्वेस्टमेंट और फॉरेन लोन्स के ऊपर। आपकी इकोनॉमी में सकत नहीं थी इन पावर प्लांट्स को खड़ा करने की। ये पावर प्लांट्स हमने दुनिया के हर मुल्क को उस वक्त की हुकूमतों ने कहा कि आओ लगाओ, इन कंडीशंस पे लगाओ, कोई नहीं आया। चीन आया, उसने इन्वेस्टमेंट की इस मुल्क के अंदर और पावर प्लांट्स आपको लगा के दिए। चीन के साथ उस वक्त US डॉलर का रेट 100 रुपए था। उस वक्त इंटरेस्ट रेट्स आज से कम आधे थे, आधे से भी कम थे। उस वक्त हमने ये कर्जों का हुजम उठाया, तकरीबन 8 अरब डॉलर है जो तकरीबन CPEC के लोन्स हैं हमारे। इसमें फाइनेंसिंग की कॉस्ट मैंने सर मैं आपको सर काइबोर भी है, देखिए उसके 3 असरात हैं सर, यू नो सर इट्स लाइबोर, ये लाइबोर है, लोकल काइबोर है। सर मुझे सर मेरे फ्लो को ख़त्म होने दें मेहरबानी से। आपके सवाल का जवाब दे रहा हूँ सर, अपनी कोई बात नहीं कर रहा। आपके सर काइबोर और लाइबोर और डॉलर के रेट, मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ। साहिवाल का कोल प्लांट है ना सर, 2016 में इसकी कैपेसिटी चार्ज, यानी और कैपेसिटी चार्ज को भी समझें, कैपेसिटी चार्ज है उस कीमत का नाम जो उस प्लांट को 365 दिन में से जब मर्जी आपका दिल चाहे ऑन करके कर ले, उसको ऑनलाइन रखने की कीमत को कैपेसिटी चार्ज कहा जाता है। आपको पिछली स्लाइड दिखाई, आपने 1485 मेगावाट, इसलिए उसके ऊपर 50 अरब रुपए फिक्स चार्ज करें ताकि आप उसको 85 घंटे के लिए चलाएं सिर्फ। अगर आप 85 घंटे की अयाशी को छोड़ सकते हैं और पूरा मुल्क समर्स के अंदर 40 दिनों के लिए 2 घंटे की लोड शेडिंग अफोर्ड कर सकता है तो 50 अरब कम खर्च होगा। ये साहिवाल का कैपेसिटी चार्ज। सर हमने पहली दफ़ा गालिबन इंशाल्लाह जी तारीख़ में इस वक्त जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का चुनाव किया है वो हमने विदाउट एनी काइंड ऑफ पॉलिटिकल कंसिडरेशन ऑफ आवर ओन पॉलिटिकल पार्टीज, ऑफ एलाइज, ऑफ एनी सिफारिश, हमने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को इस वक्त नॉमिनेट करके 5 को इन प्लेस ले आए हैं। 4 की हाई कोर्ट इस्लामाबाद ने स्टे दिया हुआ है और 2 की जो जी प्रोसेस है वो अभी हम इन द नियर फ्यूचर कर लेंगे। एक तो ये है, एंड दिस इज़ अ वेरी बिग रिफॉर्म, हैविंग इंडिपेंडेंट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स टू मैनेज द कंपनीज विदाउट मिनिस्ट्रीज इंटरफेरेंस is a big step towards reform and it is a reform. Number 2, हम समझते हैं कि लॉन्ग टर्म के अंदर ये BOD भी काम नहीं करेंगे। इनकी प्राइवेटाइजेशन कंसेशन एग्रीमेंट के जरिए और प्राइवेटाइजेशन के जरिए ही हल है, इसके अलावा कोई हल नहीं है। अगले साल मई के अंदर आपका फर्स्ट बैच ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज अवेलेबल फॉर प्राइवेटाइजेशन का एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट इश्तिहार में की फॉर्म में आ जाएगा। उसके अंदर हमारे फाइनेंशियल एडवाइजर्स हमें ज़रूर रिकमेंड करेंगे कि कैपेसिटी मार्केट की कितनी है, कितनी कंपनीज की प्राइवेटाइजेशन एब्जॉर्ब करने के लिए, उसका तयन के 4 इकट्ठे करेंगे कि 2 करेंगे कि 6 करेंगे, उसका तयन जो है अगले 2 से 3 महीने के अंदर हो जाएगा नंबर ऑफ डिस्कोस का। हमने प्राइवेटाइजेशन के लिए इस्लामाबाद की कंपनी, गुजरांवाला, फैसलाबाद, लाहौर और मुल्तान, इनकी बिकॉज दे आर मच बेटर ऑन द बुक्स एंड दे विल फेच अस अ गुड प्राइस थ्रू प्राइवेटाइजेशन ऑफ शेयर्स, वी आर प्लानिंग टू प्राइवेटाइज देम। दी पेशावर, हेस्को एंड सेप्को,
These 3 companies we are planning to do through long term concession agreements, जिसमें सिर्फ शेयर की ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होती, लेकिन 20 से 22 साल का या 25 साल का जो भी रिकमेंडेशन आएगी उसके तहत आप कंसेशन एग्रीमेंट्स के ऊपर कीपिंग इन्वेस्टमेंट ऑब्लिगेशंस ऑन देम, हम उसको वी विल डिस्पोज देम ऑफ एंड गेट द गवर्नमेंट टू गेट आउट ऑफ दिस ऑफ रनिंग द बिजनेस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज। तो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज को अपने इख्तियार अजीम वजीर और वजारत के में से निकाल के बाहर निकालना इज अ वेरी बिग रिफॉर्म प्रोसेस। थर्ड मैं आपको बताऊं, एनटीडीसी रिफॉर्म क्या मैं कर, नेशनल ट्रांसमिशन का सिस्टम इज मार्ड विद इश्यूज। एनटीडीसी के अंदर हम मेजर रिफॉर्म करके उसको रीस्ट्रक्चर कर रहे हैं कंपनी को, उसमें से मार्केट ऑपरेटर जो डिस्पैच मेरिट और उनके ऊपर डिसीजंस लेगा और जो B2B ट्रेडिंग बिजली की करवाएगा उसको कार्व आउट कर रहे हैं। एनटीडीसी के अंदर जो प्लानिंग और जो डेवलपमेंट का काम है, जहां हमारे इदारों के अंदर मुकम्मल करप्शन, RFP बनाना नहीं आता, ठेका देना नहीं आता, उसमें स्पेस रखी जाती है जी, डिलेज होती हैं, ओवररन्स होते हैं इन कॉस्ट, उनको हम 3 मुख्तलिफ कंपनीज के अंदर रीस्ट्रक्चर करने की पोजीशन में इस वक्त तकरीबन आ चुके हैं और फैसले हो चुके हैं। 4th रिफॉर्म मिस्टर चेयरमैन, मिनिस्ट्री क्या है? मिनिस्ट्री कंसिस्ट ऑफ अ मिनिस्टर जो कुछ सालों के लिए आता है, कुछ महीनों के लिए आता है। मिनिस्ट्री कंसिस्ट ऑफ अ सेक्रेटरी जो कुछ सालों के लिए आते हैं, जॉइंट सेक्रेटरीज हैं, एडिशनल सेक्रेटरीज हैं, उन्होंने बहुत मेहनत की है जी माजी के अंदर, हम उनके बड़े शुक्रगुजार हैं। लेकिन मिनिस्ट्री का एक इंस्टीट्यूशनल मेमोरी रखने वाली एक्सपर्ट आर्म किधर है? इन टेक्निकल इश्यूज़ को जो आप कह रहे हैं हमें एक्सपर्ट मत बनाओ, जिसके बगैर पॉलिसी डिसीजंस इन चीज़ों को समझने ना आप रिकमेंडेशन दे सकेंगे ना मैं कर सकूँगा। इसको समझने के लिए पीछे कोई एक टेक्निकल आर्म और एक्सपर्टीज चाहिए कि नहीं चाहिए? किधर है? मिनिस्ट्री को टेक्निकल हेल्प पॉलिसी मेकिंग के अंदर, एनालिटिक्स के अंदर, पॉलिसी मेकिंग के अंदर उसकी चेंजेस लाने में कौन कर रहा है? उसके लिए हम PPMC के इदारे के अंदर एक पूरी चेंज करके एक पूरे इदारे को बिल्ड कर रहे हैं इस वक्त, जो अगले 3 से 4 महीने में फुल सपोर्ट सर्विसेज अगर आपकी हुकूमत आएगी आपकी मिनिस्ट्री को देगा, हमारी हुकूमत है तो हमें दे रहा होगा प्रॉपर टेक्निकल सपोर्ट के साथ। 4th आपका जो 5th रिफॉर्म है, उस रिफॉर्म के अंदर आपकी मेजर किस्म की ओवरहॉल की ज़रूरत है। आपकी जो जनरेशन कंपनीज हैं, नंदीपुर है, गुड्डू है, एक बॉयलर ख़राब पड़ा हुआ है, उसके बॉयलर को कोई ठीक नहीं करा सक रहा, फिल्टर सिस्टम्स हैं वो कोई ख़रीदता नहीं है। नंदीपुर और गुड्डू की हम सेल कर रहे हैं, 7.5 अरब रुपए की जो तनख्वाहें हम बाकी कंपनीज को दे रहे हैं सालाना, उनकी ट्रैश इक्विपमेंट को बेच के लिक्विडेट करके उन 7.5-8 अरब रुपए सालाना की तनख्वाह का जो बोझ है वो हम ख़त्म करने लगे। तो ये तमाम वो रिफॉर्म्स हैं जिसके ज़रिए हम लोग आगे की तरफ जा रहे हैं। जी तो नाजरीन, आपने उनकी सारी वीडियो देख ली, उनके तमाम बयानात देख लिए, सुन लिए जो उन्होंने सेनेट की कमेटी में दिए हैं। लेकिन इस चीज़ को हम ये नहीं कह सकते कि अगर आपने खुद कोई काम नहीं करना तो आप दूसरों पर इल्ज़ाम लगा दें कि वो उनकी वजह से हमें नुकसान उठाना पड़ रहा है। हुकूमत है, स्टेट है, इस वक्त तमाम जो स्टेक होल्डर्स हैं, ट्रेडर्स हैं, ताजर हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, वो इस वक्त ये जोर दे रहे हैं कि IPPs का मुआहदा जो है उस पर नजर षानी की जाए। इस पर जो गौहर एजाज साहब हैं जो इस वक्त बिजनेस डेवलपमेंट थिंक टैंक के चीफ भी हैं, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से भी रजू कर लिया है और सुप्रीम कोर्ट को कहा है कि वो ये IPP के मुआहदों पर नजर षानी करने के लिए जो डायरेक्शन है वो फराहम करें। तो इसके अलावा दीगर जो जमातें हैं, ट्रेडर्स हैं, उनकी जानिब से ये कहा जा रहा है कि जैसे कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो के दौरे हुकूमत में नेशनलाइज किया गया था बहुत सारे ऐसे एसेट्स को, तो IPPs को भी नेशनलाइज किया जाए और जो रकम उनके जिम्मे बनती है वो यकमुश्त अदा करके जो हमारे ऊपर बोझ साल साल पड़ना है वो कम हो जाएगा, तो उसका फ़ायदा आवाम को पहुँचेगा। तो उम्मीद है कि हुकूमत इस चीज़ पर नजर षानी करेगी और आवाम की जो चीखें बिजली के बिलों की वजह से निकल रही हैं उसमें खासी कमी आएगी अगर हुकूमत फौरी तौर पर कोई नजर षानी करती है। तमाम उनका ये भी कहना है कि जो प्राइवेटाइजेशन की जा रही है, डिस्कोस की जो लाइन लॉसेस हैं, ओवर रीडिंग है, इसके अलावा बिजली चोरी है, उसका खमियाजा भी जो आवाम को भुगतना पड़ता है। तो प्राइवेटाइजेशन की वजह से, निजी कंपनीज के आने की वजह से उसमें भी बेहतरी की तवक्का की जा रही है।